हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक के लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में देखा था कि सेंटर ऑफ मास होता क्या था और कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट बॉडी के लिए हम सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करते थे। तो ये सब हमने बातें देखा था। अब उसके बाद का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सेंटर ऑफ मास से क्या लेना था, तो लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत उसका देखा था एक कि वो होता क्या था। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि वही सेंटर ऑफ मास को पहले फिर से एक बार आपको डिफाइन कर देता हूँ, या सेंटर ऑफ मास फिर से डिफाइन कर देता हूँ विथ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ। जो हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में समझा था वो अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ के उनका क्या लिंक है। जैसे कि मैं आपसे ये बात बोलूँ कि सपोज़ कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका आर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 डॉट 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 mn ऐसा अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn इंटू आर एन। तो मास ऑफ मोमेंट ऐसा होता था जो m इंटू आर का वैल्यू है। और फिर इसी में अगर हम v सेंटर ऑफ मास अगर देखते थे तो क्या होता था बच्चों, m1 v1 प्लस m2 v2 डॉट 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 mn vn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। तो इसमें ये चीज़ जैसे मास मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये चीज़ मोमेंटम को कर रहा है। मास इंटू वेलोसिटी यही होता है ना। तो इस नज़र से देखे थे इसको, मोमेंटम को नहीं। अब उसके बाद अगर कहीं मैं ऐसा लिख देता हूँ, इसको फिर से अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, विजिबल है हाँ। ए सेंटर ऑफ मास अगर देखेंगे तो m1 इंटू a1 प्लस m2 इंटू a2 डॉट 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 mn इंटू an अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn, इस तरह का ऐसा। तो इस चीज़ को आप पहचानेंगे तो क्या होगा, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी देखिए कि क्या होता है कि जैसे कि कोई दो ऑब्जेक्ट होता था, उसका मास m1 m2 है और उनका मास इक्वल है, तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच होता था। अगर अनइक्वल मास होता था तो जो हैवियर के साइड में होता था, सेंटर ऑफ मास हैवियर के साइड में शिफ्ट हो जाता था। ये सब मामूली बात है हम लोग के लिए कि बहुत सारे इस पर डिस्कशन कर रखे हैं। अगर दोनों के पास अगर m1 और m2 है, अगर दोनों अगर कुछ सर्टेन वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ने लगे या किसी भी डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो ये बात तो तय है कि जो उनका सेंटर ऑफ मास है वहाँ नहीं रहेगा। सपोज कि इफ़ दिस पोजीशन इज द m1 m2, somewhere their center of mass, the line joining to the m1 and m2. When m1 and m2 move in the arbitrary direction or approaching to each other in opposite direction or move somewhere else, so we can say that the center of mass will also move, is it? So that is that thing was v center of, for that thing m center of mass is given to, means what is the velocity of the center of mass if we know the velocities of the individual masses, and doing this technique we can able to find it. सपोज करिए कि अगर सेंटर ऑफ मास में कोई हलचल नहीं है, अगर सेंटर ऑफ मास में कोई हलचल नहीं है तो क्या हो इसका मतलब है, तो उसका मतलब ये लग रहा होगा कि मतलब कि नेट, मतलब सेंटर ऑफ मास पे अगर हलचल नहीं है तो उसका मतलब ये हुआ होगा कि उस पर नेट फोर्स क्या लग रहा होगा, जीरो। मतलब मान लीजिए कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर दोनों इक्वल मास है और इक्वल वेलोसिटी से जाएं तो सेंटर ऑफ मास तो वहीं का वहीं रहे, या इक्वल मास है और दोनों अप्रोच करें तब भी सेंटर ऑफ मास वैसा हो, या कोई ऐसा कुछ मोशन में चल रहा हो कि जिसका वेक्टर सम जीरो हो। तो ये हमें क्लू देगा कि m1 m2 इसका अगर आप देखेंगे ये तो एक तरह से नेट फोर्स ही लग रहा होगा। जो अगर मतलब बहुत सारे सिस्टम अगर होंगे m1 a1 m2 a2 m3 mn, अगर कंस्टिट्यूएंट बॉडी है, अगर मान लीजिए कि अगर इंडिविजुअल भी है, अगर नेट फोर्स अगर जीरो है तब भी हम वहाँ से क्या बोलेंगे कि ये सेंटर ऑफ, मतलब m इंटू ए, अगर नेट फोर्स जीरो है तो ये सेंटर ऑफ मास आपका वैसे ही जीरो हो जाएगा और वी और सेंटर ऑफ मास में मूवमेंट नहीं होगा, हम ये बात बोल सकते हैं। या अगर कंस्टिट्यूएंट बॉडी के अंदर है कोई, मतलब अगर आर्बिट्री शेप में अगर कोई ऐसा है इस तरह का, और इसमें वेरियस पॉइंट अगर ऐसे हैं, इनमें अगर इनका नेट फोर्स अगर देखा जाए तो उसका जीरो अगर होगा तब भी हमारे सेंटर ऑफ मास में कोई हलचल नहीं होगा, एक बात। दूसरा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सपोज़ कि अगर मान लीजिए कि अगर डिफरेंट वेलोसिटी से जा भी रहा है और इंटरनल है तो उसके चलते भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कि आप मान लीजिए कि एक
रैम्प है और वो इन स्मूथ प्लेन पर है और कोई बच्चा उस पर वॉक कर रहा हो या कोई आदमी या कोई भी समवन इज़ वॉकिंग ऑन इट, तो उसके चलते रैम में तो मूवमेंट होगा। मतलब अगर सपोज आगे की तरफ हुआ तो फ्रिक्शन तो बच्चे को आगे की तरफ खींचेगा, और वो जो फ्रिक्शनल फोर्स बच्चे ने लगाया तो रिलेटिव मोशन प्लैंक पे पीछे की तरफ लगेगा। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कुछ इस तरह की बातें, इस तरह का अगर वो ऐसे लग रहा होगा तो इसको तो फ्रिक्शन ऐसे इस पे लगेगा और इस रैम को पीछे की तरफ ऐसे खींचेगा, यही होगा, तो इसके चलते मूवमेंट होगा। तो ये दोनों फोर्स जो फ्रिक्शन लग रहा है इंटरनल फोर्स है इनका, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जिसके चलते कि मतलब कुछ इसमें डिस्टर्बेंस हो तो सेंटर ऑफ मास मतलब समवेयर, मतलब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो प्लैंक पीछे की तरफ आएगा, अगर कोई रेजिस्टेंस उस पर नहीं लग रहा होगा तो इसमें कहने का क्या मतलब है कि ये बात है कि वी सेंटर ऑफ मास में कोई हलचल नहीं होगा, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो होगा। तो अगर नेट फोर्स जीरो होगा या वेक्टर सम ऑफ m1 m2 डॉट डॉट डॉट, अगर ये शून्य है तो शून्य है तो ए सेंटर ऑफ मास, तो वी सेंटर ऑफ मास में कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो आपको बताया कि अगर सेम वेलोसिटी से भी जा रहा तो नेट फोर्स तो उस पर जीरो ही लग रहा होगा। एक तो दूसरा बच्चों कि थोड़ा बहुत ग्लिम्स कल पिछले क्लास में आपको दिखाया था कि सपोज कि हम सेकंड लॉ ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ जानते हैं, उसमें क्या होता है कि फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये हम जानते हैं ना बात इसको। तो फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब हुआ कि कोई मोमेंटम अगर उसमें वेलोसिटी का चेंज हो रहा होगा तो उस पर जितना टाइम लगा होगा वो फोर्स उसमें रहेगा। तो आपको ये याद होगा कि अगर कोई y इक्वल टू कॉन्स्टेंट चीज़ है तो इसका dy/dx आपसे कोई पूछा जाएगा तो क्या होगा बच्चों, शून्य। तो वैसे ही कि अगर नेट फोर्स ही जीरो लग रहा, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रहा होगा, अगर वो जीरो है तो dp/dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य होगा। यही इसका मतलब है ना, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा उस पर तो जीरो होगा। तो इसका मतलब कि किसी भी चीज़ को हम डिफ्रेंशिएट किए होंगे तो अगर वो कांस्टेंट होगा तभी तो जीरो होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि P इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। ये बात समझ में आया यहाँ से यहाँ तक का लिंक, कि अगर P कांस्टेंट है, अगर आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे देन व्हाट विल हैपन, देयर द डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी जीरो, सो इट मीन्स नेट एक्सटर्नल फोर्स विल बी जीरो। तो एक मतलब एक कंडीशन है कि मोमेंटम कांस्टेंट तब हो सकता है, और मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब क्या, ये क्या इंप्लाइज करता है कि इनिशियल जो होगा वही आपका फाइनल होगा। तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम दोनों आपस में कंजर्व होंगे। ये तभी होगा कि जब इस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा। ये एक लाइन का कॉन्सेप्ट है और आपको कभी निराश नहीं करेगा। अगर इस तरीके से आप सोचेंगे तो आप कोई भी मोशन होता है तो देखिए कि कोई फोर्स लग रहा है क्या, अगर मोशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स के चलते क्या हो रहा है, इस तरह का। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई यहाँ पर ऐसा हुआ कि एक प्रोजेक्टाइल है और मिड एयर में कहीं भी अपने आप एक्सप्लोड होता है, तो अंदर से अपने आप एक्सप्लोड हुआ तो इंटरनल फोर्स है, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लगा ना। तो उसके चलते कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, तो जितने भी कोई भी डायरेक्शन में जा रहा होगा तो हम उसका उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम को कंजर्व कर लेंगे। तो इसका कंडीशन यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, दूसरा कि अभी तो पहले इस पर आपको फोकस करना है, सबसे ज़्यादा काम अभी इस पर करना है कि कन्फ्यूज़न यहीं पर आता है ज़्यादा। कि मान लीजिए कि अगर इसमें कि अगर कोई मूव करता है तो उसके चलते सेंटर ऑफ मास में क्या है चेंजेस क्या होगा, शिफ्ट क्या होगा। जैसे मैंने कल एक आपको एग्जांपल दिया था कि एक बोर्ड था, उसका लेंथ था L, उसके एक एंड पे कोई बच्चा बैठा हुआ है और वहाँ से फिर सेंटर पे जाता है, तो उसमें बोर्ड में कितना मूवमेंट होगा। वो क्वेश्चन अभी आज भी लिया हूँ, तो उसको आपको नए तरीके से और सिखाऊँगा। तो इस तरह के बातें करने के लिए तो इसमें ये होता है। अच्छा, अभी क्या होगा कि जब इसमें कोई हलचल नहीं होगा तो चेंज इन सेंटर ऑफ मास में अगर करेंगे तब भी हलचल कुछ नहीं होगा, यही होगा ना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि जो हम मास ऑफ मोमेंट लेना सिखाए थे आपको, कि जैसे m1 कोई ऐसा पॉइंट था, आपको याद होगा कि एक m1 था और एक m2 था, और इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते थे, m1 मतलब मान लीजिए कि यहाँ से x है ये डिस्टेंस, तो यहाँ से कितना हो जाता था L माइनस एक्स, तो m1 इंटू एक्स इक्वल टू m2 इंटू L माइनस एक्स, ये काम करते थे। तो वहाँ से आपको मिलता था। तो बेसिकली किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर हम उसका मास ऑफ मोमेंट लें या सेंटर ऑफ मास के अबाउट इटसेल्फ अगर उसका मास ऑफ मोमेंट लें तभी इस तरह की बातें होंगी। तो इन सबों का कंबाइंड कॉन्सेप्ट इसका
पहले तो आपको ये बताया कि सेंटर ऑफ मास का इसके साथ क्या रिलेशन है, मास ऑफ मोमेंट का। तो मास ऑफ मोमेंट में अगर कोई हलचल नहीं है तो फिर यहाँ पर भी इसका जो आर सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं होगा, तो फिर उस बात को ऐसा बोला जा सकता है कि mx1 इक्वल टू m2l-x। फिर आपको बताया कि नेट फोर्स अगर जीरो है तो इसका अगर m1 m2 a2 बेसिकली ये क्या था कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का वेक्टर सम था। तो अगर नेट फोर्स अगर जीरो है तब इसमें v सेंटर ऑफ मास में कोई हलचल नहीं होगा, तो इसका मतलब कि वो पहले जितना है वो अभी उतना ही रहेगा और वो कंजर्व रहेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम आगे की कहानी अपना करेंगे कि अगर मिड एयर में कोई टूटता है तब क्या होगा, या जैसे कि आपको रिकॉइल वेलोसिटी का है उसके लिए कि जैसे कि एक गन है, इसको भी एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि इसका मास m है और इसमें जो बुलेट है उसका मास कुछ है, तो सर्टेन वेलोसिटी v से हो गया m इंटू वी, तो पीछे वो कितने से रिकॉल होगा। तो इस तरह की बातें को भी हम लोग समझेंगे। तो इसमें भी थोड़ा बहुत कलाकारी होता है। अभी आप देखेंगे कि जंप करता है कोई बच्चा, मतलब कि कोई प्लैंक है और उससे कोई और जंप कर रहा है v वेलोसिटी से, तो v वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अगर ये गन है या जो प्लैंक है उससे अगर है तो क्या होगा। या अभी इस केस के लिए अगर देखें तो इसका उसके फायर होने से पहले जीरो मोमेंटम था, इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू m इंटू कैपिटल V। तो v का वैल्यू देखेंगे तो माइनस m इंटू वी अपॉन एम। तो निगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि इसका रिकॉइल पीछे से हुआ होगा। तो मैं बस जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये कैसे कैसे क्या हो रहा है, रिकॉइल वेलोसिटी क्या होता है या उसके लिए क्या होता है। तो मतलब कोई भी चीज़ अगर मतलब इस वाले को तो समझ में आपको आया होगा ना, या जंपिंग वाला जो आपको बता रहा था। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि जैसे कि एक प्लैंक है यहाँ पे और वो मतलब कि बहुत ही स्मूथ है, या आप बोट में ले लीजिए ऐसा, पानी में तो आप लोग मतलब बोटिंग तो कभी ना कभी जीवन में किया ही होगा, या नहीं किया होगा तो इमेजिन कर लीजिए। फिजिक्स पढ़ने का यही तो फ़ायदा है कि जो नहीं है उसको भी सोच लें। कोई भी चीज़ डिस्कवर होता है तो साइंटिस्ट पहले सोचते हैं ना, फिर उसके बाद हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए बोट है और आप आगे की तरफ जा रहे हैं, तो आप इमेजिन करिए कि जब आप आगे की तरफ जा रहे हैं तो पीछे की तरफ एक आप फोर्स लगाएंगे तो बोट क्या जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। तो उस तरह का, या कोई अगर फायरिंग अगर कर रहे हैं, कोई आपका गन वगैरह है, अगर आप फायर करते हैं तो उससे क्या होगा, एक क्या मतलब होना चाहिए कि अगर वो बाहर की तरफ अगर मोमेंटम जा रहा है, आगे की तरफ फॉरवर्ड जा रहा है, तो कुछ पीछे की तरफ थ्रस्ट छोड़ते हुए जाएगा, तो वहाँ पर आपका वही रिकॉइल वेलोसिटी है। या कभी अपनी चंद्रयान, गगनयान, बहुत सारे तरह का मिशन लॉन्च जब होता है तो रॉकेट को जाते हुए देखते हैं, तो बहुत तेज़ी से जब ऊपर जाता है तो बहुत सारा क्या करता है, थ्रस्ट नीचे की तरफ करता है तो उसको मोमेंटम प्रोवाइड करता है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर देखिए कि अगर इसका बोट का मास m है और बच्चा m है और u से अगर जा रहा है तो रिकॉइल स्पीड कितना होगा, बिफोर कूदने से पहले, जंपिंग से पहले उस डायरेक्शन में जीरो है। अच्छा, जब वो जंप कर रहा है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स दे रहा है क्या, नहीं ना, वो खुद इंटरनल अपने मस्कुलर फोर्स से वो जंप कर रहा है, तो इंटरनल में आएगा और कोई इस पर फोर्स नहीं लगेगा। हाँ, दो फोर्स ऑफ कोर्स काम कर रहे होंगे, तो सर ग्रेविटी वगैरह तो होगा, हाँ इसको कैसे भूल सकते हैं। और नॉर्मल फोर्स ऐसे होगा, mg ऐसे है, नॉर्मल फोर्स ऐसे है, कैपिटल M इसको ले लीजिए। ये दोनों तो अब भी लग रहे थे, तब भी लग रहे थे, कभी भी लगेंगे। ग्रेविटी तो मतलब इटर्नल है कि जब तक हम हैं, या जब वो है या वो है तो हम हैं, वगैरह वगैरह। तो उसमें क्या होगा कि वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों फोर्स लग रहे हैं ना, और मोशन कैसा हो रहा है, हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये हमने वेक्टर के उससे समझ सकते हैं कि उनके बीच का क्यों नहीं होगा, कि 90 डिग्री होगा, cos 90 जीरो होता है, कोई कंपोनेंट नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह इस तरह का। तो देखिए मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो कूदने से पहले इनका मोमेंटम क्या होता है, जीरो, मतलब टोटल अगर सिस्टम को कर दें m प्लस m, ये दोनों मूव कर रहे हैं क्या, नहीं, शून्य, तो शून्य हो गया। उसके बाद वाले के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा है mu, ये पता नहीं आगे जाएगा पीछे जाएगा, पता उसका मालूम नहीं, m इंटू वी कर देते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस mu अपॉन कैपिटल M इक्वल टू वी। तो निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है क्या, कि वो पीछे की तरफ गया होगा। तो मैथमेटिकली आपको प्रूफ करके मैंने दिखा दिया कि ऐसा होगा। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए अपने जो मतलब कि आज का जो लाइमलाइट का जो हमें समझना है। ये तो आप कभी भी ऑन है, लेकिन इसके इतना आसान नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ट्विस्टिंग करेंगे कि मतलब विथ रिस्पेक्ट टू अगर कर दे तब क्या होगा, उस टर्म पे आएंगे। तो अभी इस क्वेश्चन को अगर हम यहाँ से पूछ देखें कि कह रहा है कि प्लैंक ऑफ मास m एंड लेंथ l इज एट रेस्ट ऑन द फ्रिक्शनलेस फ्लोर, एट वन एंड ऑफ इट द चाइल्ड ऑफ मास m इज द स्टैंडिंग एज सोन इन फिगर। फिगर तो गायब है, लेकिन एक चीज़ है कि 4.41 है, तो इसका मतलब 2.1 का स्क्वायर है। कुछ हम लोग के लिए टेक अवे है।
ये कुछ ऐसा है बच्चों, बोर्ड पे ऐसा है और इस एंड पे ऐसा है, तो उससे करने से पहले, और इसका लेंथ L है, तो जब बच्चा नहीं होगा तो इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल यहीं पर होगा, L/2 पर होगा। अब मान लीजिए बच्चा अगर आकर सिटिंग यहाँ पर कर ले और इसका मास m है, तो यहाँ पर ओरिजिनल रहना चाहिए था L/2, तो अब कहीं समवेयर यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास, यही बोला ना। तो कह रहा कि विच द प्लैंक है द टिल द चाइल्ड रीच द सेंटर ऑफ द प्लैंक। अब क्या करता है बच्चा, वॉक करते हुए, लुढ़कते हुए कुछ उसके सेंटर में आ जाता है, यहाँ पर ऐसा इधर आ जाता है। तो अब उसमें क्या होगा कि जब यहाँ पर आ गया तो बच्चे का सेंटर तो इटसेल्फ उसी के बॉडी के अंदर होगा, और बिल्कुल बोर्ड के भी सेंटर में आ जाता है तो भी वहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा कि जो ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास होगा वो शिफ्ट कर गया, तो पूरे सिस्टम को पीछे की तरफ शिफ्ट करना ही पड़ेगा। क्यों शिफ्ट करना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास उसको फिर से वापस वहाँ पर करने के लिए, अदरवाइज वो अनस्टेबल हो रहा तभी तो मूव कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप चुपचाप अभी खड़े हैं ऐसे स्टैंडिंग में, तो आपका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बॉडी के बीचों बीच से ऐसे जाएगा। अब क्या करिए कि थोड़ा आप स्टाइल मारिए, माइकल जैक्सन बनने का कोशिश करिए, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो आप जब इधर की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा होगा, सेंटर ऑफ मास हैवियर हो रहा होगा, तो इधर आप शिफ्ट कर रहे होंगे ना, ऐसे 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 एक पॉइंट तक। तो आपके जहाँ तक अगर बॉडी के से अगर सेंटर ऑफ मास अगर बाहर की तरफ निकल गया, मतलब आप अपने आप को इतना बेंड कर लिए कि मस्कुलर फोर्स एक टाइम पे काम नहीं कर रहा और सेंटर ऑफ मास का मोमेंट इधर हो गया होगा। तो सपोज सेंटर ऑफ मास आपके लेफ्ट के साइड में शिफ्ट हो रहा होगा, तो क्या आप हो जाएंगे, तो आप उधर की तरफ, जिधर हैवियर हो रहा होगा उधर की तरफ आप टॉपल कर जाएंगे, गिर जाएंगे, वगैरह वगैरह कुछ होगा। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है कि पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था, ये पोजीशन कुछ L1 कह देता हूँ या पॉइंट P1 कह देता हूँ। जब दोनों यहाँ पर गए तो सेंटर ऑफ मास चाहेगा ना कि शिफ्ट हो गए वहाँ पर, तब वो तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा, बोर्ड को ही पीछे आना पड़ेगा उसको शिफ्ट कराने के लिए, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो कोई लग नहीं रहा है। अगर बच्चे के चलते अगर चल भी रहा होगा तो फ्रिक्शन हो रहा तो इंटरनल फोर्स में काउंट होगा, अभी हमने डिस्कस किया था। जब आगे की तरफ जा रहा होगा तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा, तो मस्ट भी ये पीछे की तरफ आएगा। तो इसमें क्या होगा कि डिस्टेंस कितना चलेगा, आपको ये पता होगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता था, या मान लीजिए कि अगर x डिस्टेंस अगर वो पीछे की तरफ चला, या हाँ मान लेते हैं कि x डिस्टेंस ही चला, तो जो बच्चा आगे की तरफ गया है L/2, तो वो एक्चुअल में कितना चला, मतलब ये आगे बढ़ा L/2 और बोर्ड खिसक के आ गया पीछे। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि बच्चे ने डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास के विथ रिस्पेक्ट टू में कितना ट्रेवल किया होगा, L/2 - x इक्वल टू स्मॉल m, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो फाइनल इनका ये है, और उसको कितना चलना पड़ा होगा बोर्ड को, कैपिटल मास m × x ऐसा। तो अगर हम x का वैल्यू यहाँ से निकालें तो कितना जाएगा, m × L/2 इक्वल टू स्मॉल कैपिटल M × x ऐसा। तो x का वैल्यू कितना जाएगा बच्चों, x इक्वल टू m × L/2 अपॉन स्मॉल m ऐसा। देखिए ये बात समझ में आया। तो आप उसको ऐसे भी, मतलब ये तो आप इस तरह से मास ऑफ मोमेंट वाले से करके देखें, अब आप वैसे भी समझ सकते हैं कि इनका जो मतलब यहाँ से अगर बच्चा मूव किया m × L/2 और वो दोनों सिस्टम फिर कितना खिसका होगा, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं कि m × L/2 पहले कितना था और बाद में कि दोनों जब वो साथ साथ आ रहे होंगे तो m × x से पीछे की तरफ आए होंगे, तब भी वो डायरेक्ट देगा। तो इस पार्ट का तो इतना है कि अगर सेंटर में होगा तो उसको कितना मस्ट भी मूव करना पड़ेगा, इतना, किधर, लेफ़्ट के डायरेक्शन में, मतलब बोर्ड लेफ़्ट की डायरेक्शन में किया होगा। फिर दूसरा कि अगर वॉक करते हुए अगर इस एंड पे पहुंच जाए तो फिर फर्दर और वो मूव करेगा, क्योंकि 0 से L/2 अब सेंटर ऑफ मास उस तरफ शिफ्ट होना चाहेगा, तो बोर्ड को और इधर आना पड़ेगा, यही होगा ना। तो उस समय कि व्हेन द सेकेंड पार्ट टिल द चाइल्ड रीच द अदर एंड ऑफ द प्लैंक, देन तो उसमें आपको 2x डिस्टेंस, मतलब कि उस समय x डैश आप इसका डबल कर लीजिए, 2 टाइम्स ऑफ m × L/2 अपॉन m + m, 2 से 2 कैंसिल हुआ। अगर नहीं समझ में आया होगा ये चीज़, ये दूसरा वाला पार्ट कि मैंने उसको कैसे डायरेक्टली बोल दिया, तो आप एक काम करो, यहाँ से m से लेकर l तक पहुँच जाओ, आ जाइए आप, मैं ही पहुँचा देता हूँ आपको कि दूसरे एंड तक जब पहुँचेगा तो बच्चा कितना चला होगा, एक्चुअल में तो l चला होगा ऐसा,
ठीक। लेकिन सेंटर ऑफ मास तब तक उसको मूव करना पड़ा होगा, किसको, बोर्ड को पीछे की तरफ x डिस्टेंस, यही ना। तो यानी जो बच्चा है उस कितना एक्चुअल में उसका मूवमेंट कितना हुआ होगा, अगर अब बाहर से हम लोग वॉच करेंगे तो एल तो जाते हुए दिखाई देगा, लेकिन ठीक इसमें ऐसे पीछे की तरफ खिसकेगा। मतलब मार्क कर लीजिए, जैसे कि मान लो कि एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई अगर ट्री है समथिंग, कोई स्टैंड कर दिया, ठीक यहाँ पर है, कोई भी अगर उसका एक पोल है जैसे लगा लीजिए, तो वॉक करते हुए अगर वैसे गया आगे की तरफ, यहाँ पर आया तो बोर्ड पीछे की तरफ होगा। तो जब बच्चा वो ऑब्जर्व करेगा मैं पोल से तो आगे एल डिस्टेंस जाना चाहिए था, मान लो कि 5 मीटर है, और बोट अगर पीछे की तरफ 1 मीटर की तरफ खिसका, लेकिन अब जब पोल को अगर फिक्स करके देख रहा होगा तो 4 ही मीटर गया। तो वही चीज़, तो यहाँ पर क्या होगा कि m इंटू एल माइनस एक्स इक्वल टू बोट कितना मूव किया, m इंटू एक्स, जब दूसरे एंड पे पहुँच गया तब, तो m इंटू एल माइनस एम एक्स इक्वल टू कैपिटल M इंटू एक्स। तो m इंटू एल इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ कैपिटल M प्लस एम। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, वही जो पहले आप देखे थे। तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा m इंटू एल अपॉन एम प्लस स्मॉल m, इतना चलेगा। तो ये बात समझ में आया कि आप लोगों को आया होगा। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको थोड़ा कम परेशानी होगा और चीज़ों को आप आसानी से प्रोसेस कर पाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिए। देखिए फिर आ जाइए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कह रहा है कि सोज द फ्लैट कार ऑफ द मास m इज द फ्रिक्शनलेस रोड, स्मॉल मास लेस वेज इज फिटेड ऑन द इट्स ओन। ठीक है, स्मॉल बॉल ऑफ द मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वेज, इज स्लाइड ओवर इट एंड फॉल ऑन द होल ऑफ द डिस्टेंस l फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन ऑफ द बॉल। मतलब कि यहाँ से किया और यहाँ पर एक होल है, तो यानी कि मोमेंट इसका कितना हुआ, L ही मूव कर रहा है होगा। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फ्लैट कार मूव टिल द बॉल गेट इनटू द होल। तो जब वहाँ पर अगर होल में अगर पहुँच जाता है तो ये ट्रॉली कितना मूव किया होगा। तो फिर से वही कहानी, वो अब किसके चलते मूव कर रहा है, ग्रेविटी के चलते मूव कर रहा है। ग्रेविटी किधर लग रहा है, वर्टिकल, और मोमेंट कितना है, हॉरिजेंटल। तो फिर से उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नहीं लगा, क्योंकि फ्रिक्शनलेस सब कुछ पहले से बता रखा है। तो मान लेते हैं कि अगर L से वो मूव किया और ट्रॉली कुछ यहाँ पर ऐसा मूव किया x, यही हुआ होगा। तो उस पर अगर आप उसका मोमेंट देखेंगे अगेन, तो m इंटू एल माइनस एक्स, यही मूव किया होगा। मतलब फाइनली ट्रॉली कुछ वापस यहाँ पर आ गया होगा। तो L जो मूव यहाँ पर कर रहा है तो पीछे की तरफ जब आएगा तो आप ऐसा लगा लीजिए कि ये जैसे कि यहाँ से यहाँ तक L है और ये वाला लाइन यहाँ पर आ गया और एक कुछ इधर की x की तरफ खिसका, तो उसका नेट मोमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ही हुआ ना, L माइनस एक्स हुआ। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि L माइनस एक्स और कैपिटल मास m इंटू वो कुछ x हुआ होगा। तो फिर से आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं ml माइनस एम एक्स इंटू एम इंटू एक्स। तो x का वैल्यू ml इंटू एम प्लस एम। तो समझ में आया होगा बच्चों आपको अच्छे से। ठीक है, तो बैक टू बैक दोनों एक तरह का क्वेश्चन कराया। अच्छा, अब आओ थोड़ा फ्लेवर चेंज करते हैं। मतलब इससे तो आप समझ में आपको आया गया होगा और आप बोर भी हो रहे होंगे कि ठीक है एक क्वेश्चन वैसा था, देखो कॉन्सेप्ट वही लग रहा था, बस फ्रेमिंग वर्ड का हो गया। आपसे कि ऊपर से फेंक रहा तब क्या करें, इंक्लाइंड है। तो आपको मैंने बताया था कि एक चीज़ पर ही आपको फोकस रखना है कि एक्सटर्नल फोर्स देखते रहो। एक्सटर्नल फोर्स है क्या, जिधर वो मूवमेंट हो रहा है एक्सटर्नल फोर्स है क्या, नहीं है तो बस वही काम करेगा कि मतलब उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप अपना काम करिए, तो वहाँ से काम आपका बन जाएगा। ठीक है, अभी जैसे देखिए कि एक कभी मान लीजिए कि एरोप्लेन से कोई आदमी है या मान लीजिए कि क्या कहते हैं पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कुछ लटका रहता है ना, वो लोग हैवी टाइप का कुछ सूट वूट भी पहन के रहते हैं। तो अब उसको लगता है कि मैं कहीं गिरूंगा, मतलब कि कुछ ब्रस्ट हो गया है, क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ वो आ रहा है, या आप यूँ कहिए कि उसका खुला ही नहीं, जो पैराशूट का जो कुछ बटन वगैरह होता है, जैसे पैराग्लाइडिंग करते हैं ना, ऊपर आसमान में ले जाकर लोगों को फेंक दिया जाता है और कहा जाता है कि जैसे ही आपको हो तो कुछ 1 2 4 5 सेकंड के बाद अपना वो ऑन करिए। हो सकता है कि नहीं हुआ, तो नहीं हुआ, उस सिचुएशन में फंस गया। तो अब फिजिक्स देखिए, पढ़ा लिखा होगा तो कैसे काम करेगा। तो उसने देखा कि यहाँ से यहाँ तक कुछ
उसके मतलब जब गिर रहा था तो एक सेंस ले लिया कि डी हाइट पर ही, मतलब डी डिस्टेंस पर एक यहाँ पर कुछ लेक है, तो पानी में गिरेंगे तो चोट कम लगेगा या नहीं लगेगा। तो लेकिन देख रहा है कि अगर नीचे की तरफ गिरेंगे तो पॉसिबल है नहीं, तो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा होगा या कुछ सर्टेन वेलोसिटी से गिर रहा होगा। तो और उसको mg लग रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सटर्नल फोर्स mg इसको खींच रहा होगा और वो वेलोसिटी इसमें हो रहा होगा। तो अब इधर तो ऊपर नीचे तो कर नहीं सकता, मतलब ये नहीं कि स्लो डाउन कुछ कर ले या मतलब अचानक से अगर खोल ही लेता तो एक्सटर्नल फोर्स ऑफ थ्रस्ट लगता और उसको मोशन को मैनेज होता, वो चीज़ हो नहीं रहा है। तब क्या करें, तो देखा कि जैकेट मेरा हैवियर है, अगर कैसे भी मुझे इधर आना है, इस साइड में अगर हमें लैंड करना है थोड़ी देर पे ऐसा पानी में, तो हमें एक ऐसा इधर की तरफ एक कुछ करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया कि अपना जो जैकेट था देखा बहुत हैवियर है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सोचा और उसको उठाकर फेंक दिया इधर। तो उसने जैसे ही इधर फेंका तो उसको इधर मोमेंटम इस पर इधर इम्पार्ट किया होगा, यही होगा ना। तो कह रहा है कि और फिर वो लैंड कर जाता है उसके चलते पानी में, तो पानी में गिरा, बचा, तो जान बचा उसका। अब जान बचा तो कहे कि मेरा जैकेट तो मुँह में आया है ना, छूटता नहीं है। तो कहे कि ठीक है जैकेट कहाँ पर है, तो कह रहा कि कितना उसको वॉक करना पड़ा होगा जैकेट उठाने के लिए। तो देखिए जब यहाँ पर मिड एयर में है तो इसका सेंटर ऑफ मास तो बिल्कुल यहीं पर होगा, कोई चेंज करेगा नहीं, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगने से रहा। और जो भी फोर्स लगाया, जो मैंने कहा कि जैकेट ने उठार कर फेंका, अगर उसका मास m है और जैकेट का मास स्मॉल m है, जो पैराग्लाइडर है उसका मास m है, जैकेट का मास m है, तो सेंटर ऑफ मास तो इस डायरेक्शन में, और जो फेंका तो उसका मस्कुलर फोर्स लगा है, इंटरनल फोर्स है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं। तो उसके चलते क्या होगा कि x डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पर किया, यहाँ पर आया होगा उसका जैकेट, और सेंटर ऑफ मास उसके चलते से चेंज करेगा नहीं, और ये है यहाँ पर कैपिटल M वाला, d डिस्टेंस में बोल ही रखा है। तो अगर यहाँ से अगर आप करेंगे तो m इंटू एक्स सेंटर ऑफ मास के आउट मास ऑफ मोमेंट लेंगे, और कैपिटल M इंटू डी, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल M इंटू डी अपॉन स्मॉल m, ऐसा। ठीक है, तो इतना उसको डिस्टेंस चलने के बाद वो वापस उसको उठा लेगा सेंटर ऑफ मास से। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आया, तो इसको आप एक आप नया फ्लेवर देखे होंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कह रहा है कि टू मैन ऑफ द सेम मास m होल्ड द टू एंड्स ऑफ द रोप, स्टार्ट पुलिंग द ईच अदर, इफ वन ऑफ ऑन द फ्रिक्शनलेस प्लेन, फाइंड अ पोजिशन वेयर दे विल मीट, इज देयर द एनी डिफरेंसेस इफ द मासेस ऑफ द मैन आर नॉट इक्वल। यस, तो होगा ही होगा। जैसे क्या कर रहा है कि दो मास m के हैं और रस्सी कस्सा कस कर रहे हैं ऐसा, और कह रहे हैं कि मैं खींच रहा हूँ तो मैं खींच रहा हूँ, तो वहाँ पर जब फ्रिक्शनलेस है तो कोई तो उसको रोकने वाला है नहीं, फ्रिक्शन रहता है तब तो आप पकड़ के इसको खींच लेते हैं, मतलब एक तरह का एक्सटर्नल फोर्स जनरेट करते हैं और हो जाता है। फ्रिक्शनलेस नहीं है, थोड़ा भी फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, मतलब इधर की तरफ होगा या कुछ भी एकदम टाइट एंड पर, जितना वो लगा रहा है उतना वो लगा रहा है, तो दोनों के दोनों रुके होंगे, तो धीरे 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 वो ऐसा कर रहे होंगे कि फ्रिक्शन वहाँ पर नहीं लग रहा होगा। तो एग्जैक्टली इनका जो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेम मास पे है, तो L/2 पर अगर लेंथ मान लीजिए L है तो बिल्कुल एकदम मिड पे आके मिलेंगे इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा। कैसे, नहीं विश्वास हो रहा है, देखिए दोनों का बीच का डिस्टेंस सपोज L है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको ओरिजिन ले लेते हैं, तो m इंटू 0 यहीं से ले लेते हैं, इसका काम कर लेते हैं कि ओरिजिन है, सेंटर ऑफ मास समवेयर उसका होगा, प्लस m इंटू एल इसको ले लीजिए अपॉन टोटल मास m प्लस m, तो यहाँ से कितना आ गया बच्चों, m इंटू एल अपॉन 2m, तो कैंसिल हुआ, तो बिल्कुल हो जाकर सेंटर ऑफ मास पे मिलेगा ना, जहाँ पर अभी दोनों का इक्वल है। ठीक है, अभी वो कह रहा है कि दे आर इज देयर एनी डिफरेंसेस इन इफ मासेस ऑफ मैन आर नॉट इक्वल, तब कहाँ मिलेंगे, तो जब वहाँ पर मान लीजिए कि मासेस अगर डिफरेंट है, m1 है और m2 है, तब क्या होगा, जो जितना हैवियर होगा उसके चलते डिटरमाइंड होगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास जहाँ कहीं भी होगा तो वहाँ पर जाकर मिलेंगे, क्योंकि फिर से क्या होगा कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है। तो जब वो कौन, जैसे मान लीजिए कि दोनों यूनिफॉर्म फोर्स लगा रहे होंगे, तो कौन किधर आएगा, मतलब इससे मतलब है कि अगर वो m1 से अगर सेंटर ऑफ मास पे नहीं होंगे, कहीं और मिलेंगे तो क्या होगा, मूव कर जाएंगे ना कहीं समवेयर एल्स, तो इसीलिए। और रोप से वो कनेक्टेड है, तो रोप मेक श्योर कर रहा है कि यू विल, आप L से तो ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, मतलब L का डिस्टेंस फिक्स है, कंस्ट्रेन है, तो आपको सेंटर ऑफ मास पे ही आकर मिलना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि आप फिसलन होगा, कहीं और जाकर आप आएंगे।
तो उसका भी है कि मान लीजिए कि वो मूव करके सेंटर ऑफ मास में आते हैं, तब वो कहाँ पर आएंगे, तो वो चीज़ें हमने पीछे जो अभी देखा था कि सेंटर ऑफ मास को कैसे शिफ्ट कराना पड़ा था, उसके लिए है। तो अभी के लिए आपको जैसा पता होता है कि सेंटर ऑफ मास के लिए तो m1 इंटू इसको शून्य कर लीजिए और यहाँ से m2 इंटू एल और इसका डिस्टेंस है, तो m1 प्लस m2 तो इक्वल टू m2 इंटू एल अपॉन m1 प्लस m2। इसकी तरफ से मतलब कि ये वाला m वाला इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो m2 वाला कितना डिस्टेंस करेगा, तो l माइनस कर लीजिए। ये बात समझ में आपको आ रहा है? इस तरह से आपको कई सारी चीज़ें पूछा जा सकता है कि सेंटर ऑफ मास के लिए तो m1 कितना चला होगा। अच्छा, पैसेज टाइप के भी क्वेश्चन में हो सकते हैं एडवांस में कि इसमें m2 कितना चला होगा, तो l माइनस जितना डिस्टेंस है उसको माइनस कर दीजिए, m2l अपॉन m1 प्लस m2। तो जब आप इसको करेंगे यहाँ से फाइंड आउट, तो यहाँ से मिल जाएगा कि m1 इंटू एल अपॉन m1 प्लस m2, तो इतना चलेगा। उसका सम देखिएगा l के बराबर ही होगा एक चीज़। अच्छा, मान लीजिए कि अगर अनइक्वल फोर्स लगाता है और उसके चलते उसमें मूवमेंट होता है, तब कितना होगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास समवेयर होगा, तो उसमें फिर से वही कहानी कर लेंगे कि अगर जब मिलेगा तो उसके चलते हो सकता है कि अनइक्वल फोर्स लगा रहे हैं तो एक्स डिस्टेंस उसमें आ जाए, क्योंकि रस्सी तो बढ़ेगा नहीं, रस्सी तो कंस्ट्रेंट है, तो एक्स डिस्टेंस होगा, तो उसमें कहेंगे m इंटू दैट सेंटर ऑफ मास एल सी माइनस एक्स, ठीक। और उधर से वो कुछ उसका m2 माइनस दिस, तो वहाँ से हम x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि पहला जो बोला था कि कहाँ पर मिलेंगे, तो सेंटर पे मिलेंगे। अगर अनइक्वल मास होगा तो कहाँ पर मिलेंगे, तो उसके सेंटर ऑफ मास में मिलेंगे। दोनों को कितना चलना पड़ेगा, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने आपको यहाँ से बता दिया। एक वाला इतना चलेगा m1 की तरफ से और m2 वाला इतना होगा। तो याद रखिएगा कि जब इस तरह के होते हैं अनइक्वल मास, तो पहले वाला कितना होगा, तो m2 इंटू एल, मतलब दूसरे का। जैसे आप लोग कुछ वो देखते थे क्या, सेक्शन फार्मूला, तो एग्जैक्ट सेक्शन फार्मूला जैसा ही है। ठीक है, और दूसरा वाला इतना चलेगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे कि फ्लैट कार ऑफ मास m इज अ रेस्ट ऑन द फ्रिक्शनलेस फ्लोर विद द चाइल्ड ऑफ मास m स्टैंडिंग एट इट्स एज। इफ द चाइल्ड जंप फ्रॉम द कार टुवर्ड द राइट विद द इनिशियल वेलोसिटी u विथ रिस्पेक्ट टू कार। ये देखिए, ये है आपका मतलब कन्फ्यूजन का पावर हाउस, यहीं पर लोग कन्फ्यूज होते हैं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर द जंप। देखिए, इसमें क्या होगा कि कार जैसा भी है इस तरह का, और यहाँ से ऐसे जंप मारा, किस स्पीड से मारा, u वेलोसिटी से किया जब, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ये किधर जाएगा, v वेलोसिटी से जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, ऑब्जर्वर नहीं कर रहा है, ऑब्जर्वर को लग रहा है कि उसका विथ रिस्पेक्ट टू कार है। ये बात समझ में आया, यहीं पर मामला फंस जाता है। तो कहेगी ओके, तो ऑब्जर्वर को अगर लगे कि मान लीजिए कि अगर वो x स्पीड से जा रहा है ऐसा, और ये वाला v वेलोसिटी से गया, तो वेलोसिटी ऑफ चिल्ड्रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार, या बॉय कर देते हैं कार ऐसा, तो उसको तो x से आगे हुए जाते हुए मिल रहा होगा, और इसमें x माइनस यहाँ से v होगा, माइनस v, लेकिन उसमें एक साइन इसका निगेटिव है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो x प्लस वी, क्योंकि सेपरेशन तो इतने से ही होगा ना। और वो वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू कार कितना गिवन है, u, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, u माइनस वी। तो ये बात आपको समझना होगा, जो मतलब मोमेंटम कंजर्व कराने के लिए ये आपको मिलेगा। ये बात समझ में आया कि वेलोसिटी ऑफ जो चिल्ड्रन है विथ रिस्पेक्ट टू कार था u, ठीक, कार से जब कर रहा था, लेकिन जो ऑब्जर्वर बाहर से ऑब्जर्व करेगा उसका स्पीड कितना होगा, u माइनस वी। अगर ये आप समझ में आपको आ गया तो इसका कहानी ख़त्म है इस क्वेश्चन का, फिर तो गेटिंग पुटिंग जैसा हो जाएगा। तो देखिए कि अगर जंप कर रहा था से पहले, तो उस समय क्या मूवमेंट में है, नहीं, ये कर रहा है फ्लैट कार ऑफ द मास m इज रेस्ट, पहले ही बोला रेस्ट में है, तो जीरो मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम को अगर हम कंजर्व कराएं, p इनिशियल p फाइनल यहाँ पर, अच्छा क्यों कंजर्व करा पा रहे हैं बच्चों, आपको तो एक ही कॉन्सेप्ट सिखाया था ले देकर हमेशा की तरह, हॉट टॉपिक पे आप देखते होंगे
कि आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से पिलाया जाता है उसका घुट्टी। तो यहाँ पर इसमें क्या आपको है मिला हुआ है कि एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है मोमेंटम विल कंजर्व। तो अगर वो जंप मार रहा होगा तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? कोई तो दिया नहीं, उसके मन से आया, अचानक से अपना कूदा और वहाँ पर पहुँच गया। तो क्या होगा? मोमेंटम कंजर्व होना तय है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कोई लग नहीं रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कूद भी रहा है हॉरिजॉन्टल। तो फिर से तो सब दिमाग में नहीं आ रहा ना कि mg और नॉर्मल फोर्स, mg और नॉर्मल फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन में, तो आपका वो बन नहीं सकता, वो हो नहीं सकता। तो इस चलते तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पी इनिशियल 0 है, फाइनल बच्चे का u माइनस वी, आगे की तरफ से कुछ ऐसा आ रहा होगा, जाते हुए दिखाई दे रहा होगा, और इनका मैन का माइनस एम इंटू वी। क्यों? क्योंकि पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है, इसीलिए निगेटिव। तो यहाँ से जब आप करेंगे तो कितना जाएगा? एम यू माइनस एम वी माइनस एम वी इक्वल टू 0। तो हमें निकालना क्या है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर द वी निकालना है। तो ठीक है, तो वी इक्वल टू कितना आ गया? एम इंटू एम प्लस कैपिटल एम। ठीक है बच्चों, ये आपका निकल कर आएगा। तो इसको आप चाहें तो राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक क्वेश्चन और है एससी वर्मा बुक में, तो उसको भी मैं अभी लिया हूँ, तो उसको मैं लेकर आता हूँ। तब तक आप इसको नोट डाउन करिए। ठीक है बच्चों, तो लिख लिया होगा इस क्वेश्चन को। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिमिलरली मैंने बोला था कि एससी वर्मा का क्वेश्चन है, तो एग्जैक्ट सेम है, बस सिचुएशन देखिए, आइस टू आइस और क्या कर दिया। A man of mass m is standing on a platform of mass m kept on the smooth ice. If the man start moving on a platform with a speed v relative to the platform, with what velocity relative to the ice does the platform recoil? तो अगेन वही है कि यहाँ पर आइस है, तो आइस का मतलब क्या हो जाएगा कि एक स्मूथ ऐसा, मतलब कि फ्रिक्शन निग्लेक्जिबल होगा, और वो कुछ इस तरह का स्कैटर है, और इस पर उसका मास m है, इसका मास m है, और जो कोई है इस एम मास ही है, एम मैन ही कोई है, तो वो मूव कर रहा है, तो अगेन वी होगा। तो फिर यहाँ से हम वही काम कर सकते हैं ना कि रिकॉइल वेलोसिटी कितने से होगा, तो कहानी आपका वही चलेगा। क्यों? क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोला है? प्लेटफॉर्म। ये चीज़ आपको चुभेगा, मतलब चुभता है, या मतलब डिकोड करने में मुश्किल होता है। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस थिंग है। तो अगर ग्राउंड से कोई ऑब्जर्व करेगा तो क्या होगा? तो अगेन हम इसको वी डैश कह लें कि वी डैश से अगर रिकॉइल अगर हो रहा होगा, तो एक्चुअल में इसका स्पीड जो ग्राउंड से अगर देख रहा होगा कोई भी ऑब्जर्वर, या जो क्वेश्चन फ्रेमर है, या एससी वर्मा ही क्वेश्चन जब फ्रेम कर रहे होंगे, तो कुछ और बोले होंगे इसको। तो ले लेते हैं एक्स, तो जैसे पीछे निकाला था कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, तो एक्स माइनस वी डैश, तो अपोजिट डायरेक्शन में ऑलरेडी है, तो एक्स प्लस वी डैश हो जाएगा, यही ना। और उसका वैल्यू कितना है हमें मिला हुआ वो v है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? अगेन v माइनस वी डैश। तो सेम वही होगा ना। तो अब इसका मोमेंटम कंजर्व करें, पहले रेस्ट में था मैन जो मूव कर रहा है, v माइनस वी डैश और माइनस m इंटू वी डैश। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब देखिए एक दो क्वेश्चन और लाया हूँ आपके लिए, ये थोड़ी देर के बाद करते हैं। इसमें जैसे कि ये कह रहा है कि कार ऑफ मास m इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड व्हेन द हीरो ऑफ द हिंदी फिल्म ड्रॉप हिमसेल्फ फ्रॉम द एबव। ठीक है, आजकल हॉलीवुड में भी हो रहा है, लेकिन वो लोग किससे जाते हैं? हम लोग के यहाँ हीरो कहाँ पर जंप करता है? पहाड़ से मारता है जंप और सीधे वहाँ पर आ जाता है। या मिशन इम्पॉसिबल आपने देखा होगा, उसमें इधर जंप मारता है पहाड़ से और ट्रेन के अंदर पहुँच जाता है। तो वो कह रहा है कि ड्रॉप, और ड्रॉप बोला है जानबूझकर कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। ड्रॉप का मतलब कि छोड़ दिया, ग्रेविटी अपना काम कर रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। फ्रॉम द अबव द टेकिंग द मास ऑफ द हीरो बी एम एंड व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर द इवेंट। तो देखिए, तो उसमें क्या हो रहा है कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, इसमें मेंशन कर रखा है पहले से, ये चीज़ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है ना कार, मतलब कि कार कुछ यहीं से हीरो को जंप करा देते हैं ऐसा, और कार ऐसे जा रहा होगा आगे की तरफ। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग भी रहा होगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कुछ लग नहीं रहा है। तो जो ये मूव कर रहा है m इंटू वी, इनिशियली तो यही है, राइट। और तो मास जो
हीरो है उसका मास सपोज स्मॉल एम है, तो उस समय उसका तो ड्रॉप ही किया तो इनिशियल वैल्यू इसका 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम तो इतना होगा। जब आपस इसमें आके बैठ जाता है तो उन दोनों का किस स्पीड से जाएंगे, तो m प्लस स्मॉल एम इंटू वी डैश, तो इसका वी डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, एम वी अपॉन एम प्लस स्मॉल एम, ऐसा। तो जितना मोमेंटम है फिर उनसी दोनों में से मिल बांट कर उसको करना पड़ेगा, कार को और हीरो को। ठीक है, एक और देखिए, हाँ एक क्वेश्चन है, विजिबल होगा, विजिबल है। एक कह रहा है कि बॉय ऑफ मास 25 kg स्टैंड ऑन द बोर्ड ऑफ द मास 10 kg विच इन द टर्न इज केप्ट ऑफ फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल आइस सरफेस। ठीक है, बॉय का मास 25 kg, द बॉय मेक द जंप विद द वेलोसिटी कंपोनेंट 5 मीटर पर सेकंड इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द आइस। तो आइस बच्चों कहाँ पर होगा, ये तो ज़मीन पर होगा ना, तो ग्राउंड से देख रहा है, जो मतलब कि ग्राउंड में कोई मोमेंट नहीं है। देन व्हाट इज विथ व्हाट वेलोसिटी डज द बोर्ड रिकॉइल एंड विथ व्हाट रेट एट द बॉय एंड द बोर्ड सेपरेटिंग फ्रॉम द ईच अदर। तो आसान अब निकला, क्योंकि जब आइस से बोल दिया तो मैं आपको बस एक क्वेश्चन ऐसा लेकर दिखाना चाह रहा था कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसको कैसे आप चेज करेंगे और इसको कैसे चेज करेंगे इस क्वेश्चन को। तो रिलेटिव वेलोसिटी को अगर उसके कार से या जंप जहाँ से लगा रहा उसके विथ रिस्पेक्ट टू में, तब तो मुश्किल है, तब उसको आपको करने के लिए जो पीछे टेक्निक बताया, इस तरह का एक सिंपल क्वेश्चन भी इसीलिए ले लिया कि चलिए कि आसानी से सीधा सीधा कॉन्सेप्ट कैसा लगेगा। मतलब इसमें भी होता है ना, कभी कभी आसान क्वेश्चन होता है और आप उसमें वैसा ही सोचिए, उसी मोड में रखिए, तो इसीलिए दोनों को सेपरेटली आपको दिखा दे रहा हूँ। तो 25 kg का ये बच्चा अब जंप मारेगा और उसका स्पीड कितना है बच्चों, आगे बोला है, और यहाँ पर इसका जो स्कैटर है समथिंग कुछ बोर्ड है उसका मास 10 kg है। तो वो जंप लगा रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड से। तो इनिशियल कुछ मोमेंटम है क्या इन लोगों के पास, नहीं, तो होगा 0। बच्चे का आगे की तरफ है 25 इंटू 5, ठीक, और बोर्ड का रिकॉइल स्पीड कितना होगा, कुछ 10 v, पता नहीं, अपने आप नेगेटिव में आने दीजिए। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा 125/10, तो 12.5 मीटर पर सेकंड विथ नेगेटिव में होगा, ऐसा। तो नेगेटिव का मतलब इधर की तरफ जा रहा होगा और बच्चा आगे की तरफ जा रहा होगा, मतलब सर्टेन सिचुएशन आफ्टर जंप होने के बाद। तो रिकॉइल आपका ये कुछ, ये बोर्ड पीछे इधर की तरफ जा रहा होगा कितने से, 12.5 मीटर पर सेकंड से, और जो ये है आगे की तरफ जा रहा होगा 5 मीटर पर सेकंड से, इस तरह से। तो पूछा है कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी डज द बोर्ड, व्हाट द रेट एट द बॉडी एंड द बोर्ड सेपरेटिंग फ्रॉम द ईच अदर। तो सेपरेटिंग फ्रॉम द ईच अदर तो 12.5 से इधर हो रहा है, 5 मीटर से हो रहा है, तो 17.5 मीटर पर सेकंड से एक दूसरे को सेपरेट होते जाएंगे। तो बस ऐसा कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ द चिल्ड्रन विथ रिस्पेक्ट टू बोर्ड। तो चिल्ड्रन का कितना है 5 मीटर पर सेकंड माइनस ऑफ माइनस 12.5, तो 17.5 मीटर पर सेकंड से ऐसा जाते हुए दिखाई, उन दोनों में सेपरेट होते हुए दिखाई पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आया होगा आपको, आया है तो लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा समाप्त है, अच्छा एक पीछे एक और था ना, हाँ देखिए, ए हीरो ऑफ स्टंट फिल्म फायर द 50 ग्राम बुलेट फ्रॉम द मशीन गन ईच एट द स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर्स। ये भी एस सी वर्मा बुक से है। इफ द फायर्स ऑफ द इफ ही फायर्स 20 बुलेट इन द 4 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज फोर्स डज द एग्जर्ट अगेंस्ट द मशीन गन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो देखिए ये थोड़ा सा इम्पल्स का उसमें आ गया कि उसमें क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन, मतलब केवल सिंपल चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू इम्पल्स। तो ऐसे आप समझिए कि 50 ग्राम का एक बुलेट है, ठीक है, मशीन गन, और ईच ऑफ द स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर्स। तो 50 ग्राम का मतलब तो 0.05 kg हो गया, और मोमेंटम एक मोमेंटा ऑफ द एक का मतलब कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर पर सेकंड, तो 1000 मीटर पर सेकंड, मतलब एक का अगर मोमेंटम देखें तो इतना होगा, और 20 बुलेट का कितना हो जाएगा टोटल मोमेंटम, तो 0.05 इंटू 1000 इंटू 20 कर सकते हैं क्या, ऐसा। सो व्हाट इज़ द एवरेज फोर्स एक्सर्ट बाय द अगेंस्ट द मशीन गन, और ऐसा काम कितने में हो रहा है 4 सेकंड में हो रहा है। तो अब अभी आपने देखा था ना F इक्वल टू dp/dt, तो फोर्स कितना लगा रहा है, इस बार तो बच्चों एक्सटर्नल फोर्स ही लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स से
कितना मतलब कर रहा होगा कि मशीन गन को होल्ड कर पाएगा या लगा रहा होगा एक्सटर्नल फोर्स। मशीन गन किसी पकड़ा होगा हैवी, उससे हैवली, और वो एक एक करके फायर हो रहा होगा और अपने में कुछ उसका फोर्स जो एग्जर्ट कर रहा होगा अपने पे वो झेल रहा होगा। तो खैर यहाँ से हमारा जो फोर्स का वैल्यू आ गया वो कितना आ जाएगा, 0.05 इंटू 2 जीरो गया यहाँ से, तो 2 जीरो इसको हटा दीजिए, तो 50 इंटू 20, 50 इंटू 20 बिकम योर 1000, और ये सब काम 4 सेकंड के अंदर हुआ है, तो यानी कि 250 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा अलग मिल गया क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन का ब्लॉक ऑफ मास m इज द प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द बिगर ब्लॉक ऑफ द मास 10 m एज सोन इन ए फिगर। ऑल द surface are the frictionless, the system is released from the rest. Find the distance moved by the bigger block at the instant when the smaller block reaches the ground. जस्ट यहाँ पर पहुँच रहा है तब क्या होगा। ठीक है, अच्छा अभी देखिए कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास समवेयर कहीं यहाँ होगा क्या। इसका अगर 10 यूनिफॉर्म है तो बिल्कुल इसके सेंटर पर यहाँ पर कहीं होगा, जैसा उसका लेमिना का ट्रायंगल का मास के लिए होगा, और मास यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, थोड़ा सा इधर और शिफ्ट हो जाएगा तो इस लाइन के अबाउट होगा। तो जैसे ही यहाँ पर आएगा कैपिटल मास ऑफ m, ठीक, तो इसमें सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहाँ होगा, शिफ्ट होकर इधर आना चाहिए, तो ये लाइन के अलोंग ही रहेगा। तो ये लाइन आपको दिखाई पड़ेगा कि ये आगे की तरफ, जैसे कि ये आपका खैर इधर की तरफ आया तो ये इधर की तरफ नहीं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो इधर ही शिफ्ट, मतलब कि इस तरफ शिफ्ट करेगा, तो इसको थोड़ा बहुत इधर इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वही पूछ रहा है कि द सिस्टम रेडियस फाइंड द डिस्टेंस मूव बाय द बिगर ब्लॉक एट दैट इंस्टेंट। तो अभी आपको सिखाया था, आप उससे भी काम कर सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों, 2 - 2.2x। ठीक है, तो ये आगे की तरफ तो 2.2x मूव कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ जब एट अ मोमेंट जब टच कर रहा होगा, मतलब आगे गया और सब नहीं, वो फिर और कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसके समझाने के लिए अलग उसकी कहानी है। तो जब यहाँ पर आया होगा तो यानी कि ब्लॉक तो ये साथ साथ थे मूव करना स्टार्ट हो गया होगा। तो जब यहाँ पर आया होगा तो ब्लॉक सपोज कि सेंटर ऑफ मास को वापस रीगेन कराने के लिए एक्स डिस्टेंस पीछे की तरफ मूव किया होगा। तो जो ब्लॉक है m वाला वो कितना चला होगा, m इंटू 2.2 माइनस एक्स ऐसा हुआ होगा। ठीक है, और ये तो 10 m इंटू मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट 10 m वाला कुछ x डिस्टेंस चला होगा, यही हुआ होगा। आप लगा के देखिए तो आपको मिलेगा, स्लो मोशन में सोचिए कि ऐसा हुआ होगा तो ऐसा हुआ होगा। तो जब आप इसको पाएंगे m से m को तो अपने घर भेज दीजिए, तो 2.2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10x, और यहाँ से 2.2 इज इक्वल टू कुछ 11x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.2/11। तो यहाँ से 0.2 मीटर का डिस्टेंस हो ट्रैवल किया होगा, यही हुआ होगा। क्यों बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आया है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और कुछ है? ठीक है, तो ये तो आपको कहानी बताया जंप वगैरह करने का। एक और क्वेश्चन है इस पर जो लिया हूँ, कह रहा है फ्लैट कार ऑफ मास m विद द चाइल्ड ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v1। ठीक है, अब देखिए कि इसके पहले रेस्ट में था, अब इसको मोशन में कर दिया कि इसका कार का मास है कुछ इस तरह का कार है और इसका मास m है, और कोई बच्चा है ऐसा, और इन दोनों का जब चल रहा इसका मास स्मॉल m है। तो ये v1 से ऐसे आगे की तरफ जा रहा है। द चाइल्ड जंप्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कार विथ वेलोसिटी u विथ रिस्पेक्ट टू कार। देखो फिर से दे दिया विथ रिस्पेक्ट टू कार, लेकिन उस समय क्या था कि रेस्ट में था, अभी क्या हो गया ये मोशन में है। तो u से तो जंप मारा ऐसा, तो उसके बाद आप देखेंगे कि फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द चाइल्ड एंड दैट आफ्टर द जंप, ये बात है, ये निकालना है। तो इसमें देखिए क्या होगा कि फिर उससे वही कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ, अगर आप हम इसको निकालें तो बच्चा जो जंप मारा है, परेशानी कहाँ पर है देखिए कि यहाँ से क्या होगा कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा इनका क्या होगा m + m इंटू v1। ये तो इनिशियल हो गया, चल रहे थे, अचानक से वो बच्चे ने जंप मारा, तो m इंटू, तो हमें उसका वेलोसिटी एक किसके विथ रिस्पेक्ट टू में दे रखा है, ये दे रखा है ये कार के विथ रिस्पेक्ट टू में, ये है ना वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू jump in the direction of the car of the motion with the velocity u
विथ रिस्पेक्ट टू कार, तो पता नहीं, तो इसको हम वी डैश कह देते हैं, यही होगा। अच्छा, अब उसके बाद हमें पूछा है कि कार का वेलोसिटी और उस बच्चे का वेलोसिटी दोनों को निकालिए। तो अगर जंप किया होगा उसमें, तो आपको जैसा कि पहले अगर मान लीजिए कि रेस्ट में रहता, अगर वो जंप करता तो अभी देखते थे कि पीछे किस तरह से कुछ वेलोसिटी जाता था वो बोट वगैरह वाले में। अगर आप कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, आप मान लीजिए कि टेबल पर है, टेबल से आगे की तरफ कूद दिए तो टेबल आपका पीछे की तरफ जाएगा। तो एक कार से ऐसे जंप मारा तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो पीछे इसको पुश किया होगा, तो v1 से ना होकर वो स्लो डाउन हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चों, v2। ठीक है, तो और मतलब कि अभी भी वो जा रहा होगा v2 से ही आगे, लेकिन यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि v2 इज लेस देन v1, थोड़ा कम हो ही जाएगा, तो उसका m इंटू कैपिटल M इंटू v2 ऐसा हो जाएगा। अब यह है कि v डैश बताइए, ये v डैश क्या होगा, इसकी कहानी है। तो अभी आपको सिखाया था कि वेलोसिटी ऑफ द चिल्ड्रन v डैश इज विथ रिस्पेक्ट टू दैट कार्ट कितने से जा रहा है, कुछ v1 से, और उसका स्पीड कितना था u, तो v डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा u प्लस v1, ऐसा होगा क्या, माइनस v1। ठीक है, लेकिन वो जंप किया है तो उसके बाद का है ना, तो सॉरी वो क्या होगा कि v2 से जब जंप कर लिया है तब तो v2 से हमने उसको माना है ना, तो इसको आप मान लीजिए v2, तो ये हो गया v2। ठीक है, तो ये बात समझ में आया कि जब जा रहा था कार v1 वेलोसिटी से, तो आफ्टर द जंप कर रहा है, मतलब जंप कर रहा है u विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट, और उस समय उसका वेलोसिटी क्या होगा कार का इस v2, तो v2 विल बी लेसर देन द v1, बिकॉज कि जब वो जंप कर रहा होगा बच्चा तो पीछे की तरफ उसने अपथ्रस्ट किया होगा या रिकॉइल किया होगा, तो उसके चलते स्लो डाउन हुआ होगा और कुछ इस तरह का कहानी बना होगा। तो वेलोसिटी ऑफ चिल्ड्रेन विथ रिस्पेक्ट टू v2, तो उसी डायरेक्शन में जा रहा, तो माइनस v2 इक्वल टू u हमें गिवन है। तो अभी हमें जो देखना होगा, हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो उस समय क्या मिलेगा u प्लस v2, तो v डैश इक्वल टू u प्लस v2 लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम इसका अगर कंजर्वेशन करें, तो अगर कंजर्वेशन के लिए आपको यही सिखाया गया है पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, तो इनिशियल मोमेंटम कितना था जंप से पहले, m प्लस एम इंटू वी डैश इक्वल टू एम इंटू वी डैश, मतलब अगर कार से कराओगे अच्छा कि अब कितना से गया होगा, और m इंटू वी2 से गया होगा। तो हमें पहले तो v2 का आरती उतार लें, तो m प्लस एम इंटू v1 इक्वल टू m u प्लस v2 इक्वल टू प्लस m इंटू v2, ऐसा कुछ होगा क्या। तो वहाँ से हमें v2 का वैल्यू आ जाएगा, v2 का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, m प्लस एम इंटू v1, ये माइनस एम यू अपॉन स्मॉल m प्लस एम इक्वल टू v2, तो आपको ऐसा मिल जाएगा ये चीज़। तो इसका वेलोसिटी, कार का स्पीड तो इतना होगा, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, मतलब बस हाँ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। अच्छा, दूसरा फिर पूछा था क्या कि उसका चाइल्ड का क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द चाइल्ड एंड द दैट ऑफ द कार आफ्टर द जंप। तो यू से तो बोला था ही जंप करने करेगा, तो ऐसा तो नहीं सोचना कि यू वेलोसिटी होगा, नहीं, वो विथ रिस्पेक्ट टू कार से था, तो उसको जब बाहर से कोई देखेगा तब क्या होगा, तो हमें ये मिलेगा, तो u प्लस v2, तो उसमें एक u और जोड़ दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसमें आप ऐसा कर लीजिए कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉय या चाइल्ड, या अच्छा v डैश तो माने ही है तो फिर क्यों, तो v डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा v2 प्लस u, v2 का वेलोसिटी कितना था m प्लस स्मॉल m इंटू v1 अपॉन माइनस m इंटू u, और m प्लस स्मॉल m यही था ना, देखिए m प्लस m v डैश माइनस एम यू अपॉन m प्लस m, और यहाँ से प्लस u कर लीजिए इसको, तो यहाँ से जब इसको करेंगे तो m प्लस m v1 माइनस एम यू प्लस एम यू प्लस एम यू अपॉन एम प्लस एम, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो m इंटू यू अब यहाँ से मिलकर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं।
तो ये आपने सीखा कि जब वो रेस्ट पर था तब जंप मार रहा था, तब क्या करना था, और जब वो कार इटसेल्फ अगर रेस्ट पर है तब अगर हम जंप कर रहे हैं तब उस समय का वेलोसिटी क्या था। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए, इसको लिख लीजिए, पॉज करके अपना काम कर सकते हैं, और इसको ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा टू ट्रक ऑफ मास m ईच ऑफ द मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एडजेसेंट पैरेलल ट्रैक विद द सेम वेलोसिटी u। तो एक ट्रक है ऐसा, ट्रक 1 कर देते हैं, और इनका मास है कुछ कैपिटल mm और u से जा रहा है। दूसरा कितना है कि ट्रक T2 है और ये भी जा रहा है u स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में, इनका मास है m। ठीक, एक तरह का ये हुआ। One is carrying a potato, another is carrying a onion. Bag of potato has a mass m1 and bag of m1 है, not mi, has a mass m2, include the mass of the truck m। ठीक है, उसी में है। तो where the truck gets the close to each other while passing, the driver exchange the bag with the other one by throwing it toward the other one। मतलब क्या हो रहा है कि जब आमने सामने हो रहा है तो इसमें से कुछ m1 मास फेंका, मतलब कि इस तरह का कहानी हो रहा है। ये आमने सामने दिखा देता हूँ, ये ऐसे u से जा रहा होगा और ऐसे u से जा रहा होगा। यहाँ से कुछ m1 वेलोसिटी फेंक से इसको किया और इसको m2 से इसको ऐसे किया, एक दूसरे पे एक्सचेंज कर रहे हैं। ड्राइव एक्सचेंज, द ड्राइवर्स एक्सचेंज बैग विद द अदर वन बाय द थ्रोइंग इट टुवर्ड द अदर वन। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रक आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ द बैग। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे m क्यों लिख दिया मैंने, ऐसा m से अगर ऐसा हो रहा होगा तो देखिए, अगर ट्रक जा रहा होगा m, पहले वाले ट्रक की अगर कहानी कर लें कि अगर ऐसा हुआ होगा तो पहले वाले ट्रक का स्पीड क्या होगा। तो अगर हम सोचें कि अगर m मास का अगर है और u स्पीड से जा रहा होगा तो इसके पास इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, m इंटू यू, ऑब्वियसली यही होगा। When this thing is happen, सपोज कि m1 उससे निकल गया, तो अब तो उसके पास मतलब कि अगर मोमेंटम वाइज देखें तो m इंटू यू माइनस या m माइनस m1 हो रहा होगा, और क्या आया वहाँ से m2 ऐसा। अच्छा, उसमें भी एक के आपका आप देखेंगे कि m इंटू यू से अगर जा रहा था, निकल गया तो निकल गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मान लेते हैं कि m इंटू यू से मोमेंटम था और माइनस m1 इंटू यू हो गया। लेकिन ये m2 वाला क्या कर रहा होगा, ये तो इस डायरेक्शन में अपने इनर्सिया के चलते क्या हो रहा होगा, वो तो इधर ही चलते हुए आ रहा होगा ना, मतलब कि इसका जो मोमेंटम होगा दैट डायरेक्शन में। तो जब वो फेंका होगा तो अभी वो उधर ही चल रहा होगा, मतलब उठाकर जैसे फेंक दिया, मतलब ये काम करने में बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगा, तो इधर से इस डायरेक्शन में ही आ रहा होगा ये। तो जब यहाँ पर ये पहुँचेगा तो इसको थोड़ा ना थोड़ा तो इसको कम कर देगा ना, या उसके जो मोमेंटम को मिनिमाइज करेगा। तो इसीलिए माइनस ऑफ m2 इंटू यू। ये बात समझ में आया क्या? नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ फिर से समझिए कि m इंटू यू तो उससे जा रहा था, m1 से अगर वो कर रहा था तो अगर वहाँ से अगर निकल ही गया तो माइनस m यू, मोमेंटम तो ऐसे ही कम हो गया उसका, एक तो बात ठीक है। लेकिन जो थ्रो इधर से किया, दूसरे साइड से जो थ्रो किया, वाट एवर द पैकेट, पोटैटो और ऑनियन अपना मैच कर लीजिएगा, m2 अगर उससे अगर फेंक रहा है तो मोमेंटम इस तरफ से आगे की तरफ आ रहा है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो जैसे ही मोमेंटम इसके साथ इम्पार्ट करेगा तो अपने इनर्सिया के चलते तो अगर इस डायरेक्शन को कह दें लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, और राइट के पास पहुंचेगा तो इस दोनों को मिनिमाइज करेगा, तो दैट इज़ वाई माइनस m2 यू। ठीक, अब देखिए कि इसका जो नया वेलोसिटी क्या होगा, m माइनस m1 प्लस m2 इंटू वी, इस तरह का होगा ना। अगर मोमेंटम कंजर्व इसको कहें, इनिशियल ये है और ये फाइनल वाला ये है, तो v वेलोसिटी लेकर आ सकते हैं, ये इनिशियल वाला है और ये फाइनल वाला है। यही हुआ होगा, कुछ एक्सटर्नल फोर्स अब भी नहीं लगा होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि फेंका, तो फेंका भी तो ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा होगा ना। इन दोनों का जो एक्सचेंज भी हुआ है, कुछ अब थ्रस्ट मतलब कुछ तरह से इम्पल्स भी अगर इम्पार्ट कर रहा होगा, एक्सटर्नल फोर्स लग भी रहा होगा उसके फेंकने के चलते, तो ठीक परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर को कोई मतलब नहीं होगा किससे, हॉरिजेंटल से, तो फिर से वो दोनों ऐसा मिलेगा नहीं। तो ये काम हम यहाँ से इसको बता सकते हैं। तो ये बात आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब यहाँ से अगर हमें इसका वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी निकाल लीजिए। तो कितना आ जाएगा बच्चों,
यहाँ लिख दिया जाए, चलो वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्लियर करके लिख देते हैं, क्योंकि तो समझ में आ गया होगा आपको वो, लेकिन आपको तो लिखना होगा अभी, चलो इधर ही लिख देते हैं। तो एम यू माइनस M1U माइनस M2U इक्वल टू M माइनस M1 प्लस M2 इंटू V। तो V का वैल्यू कितना हो जाएगा, MU माइनस M1U माइनस M2U अपॉन M माइनस M1 प्लस M2। ये वी वेलोसिटी से आएगा। सिमिलरली ड्यू टू द सेम रीजन ये ट्रक 1 के लिए है, ट्रक 2 के लिए कितना हो जाएगा, वो भी सेम काम कर रहा होगा। यहाँ से भी MU माइनस, मतलब वेलोसिटी ऑफ उसके लिए अगर मोमेंटम कंजर्व करा रहे हैं, यहाँ पर PI लिख ही देता हूँ और इनके लिए P फाइनल, ऐसा। तो यहाँ से अगर लिखेंगे तो M1U माइनस M2U, ये कहानी तो दोनों के लिए वैलिड है, बस वहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा। तो M ऑफ माइनस M2 प्लस M1, वहाँ पर क्या हुआ था, M ऑफ माइनस M1, तो उस दूसरे वाले ट्रक से M2 जा रहा है, M1 आ रहा था, इक्वल टू V। तो इसका जब आप वेलोसिटी आप लिखेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, V इक्वल टू MU माइनस M1U माइनस M2U अपॉन M माइनस M2 प्लस M1, ऐसा। तो ट्रक 1 और ट्रक 2 के लिए हम एक कहानी इसका कर पाए। तो समझ में आया, तो आप चाहें तो आप अपना लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको लिख लीजिए, ये तो आसान होगा लिखना, फटाफट लिख सकते हैं, पॉज कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये देखिए क्या कह रहा है कि द टू ब्लॉक ऑफ मास 5 kg एंड 2 kg प्लेस्ड ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस एंड कनेक्टेड विद द स्प्रिंग एंड एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल किक ऑफ द वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड गिवन टू द हैवियर वन। ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ द लाइटर, हाँ वही मैं सोच रहा था कि कैसे दिया है। तो इधर दिया है 14 मीटर पर सेकेंड से, ऐसा। ठीक, तो अभी ये क्या होगा, 14 मीटर पर सेकेंड से ऐसे 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 कंप्रेस होगा और थोड़ी देर के बाद वो दोनों भागेंगे। तो जब 5 kg वाले को 14 मीटर पर सेकेंड दिया तो 2 kg वाले का उस समय तो रेस्ट में होगा। तो हमसे क्या कहा जा रहा है कि कनेक्टेड विद द स्प्रिंग, मतलब ये दोनों, एन एक्सटर्नल किक गिव द वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये एक्चुअल में हमें दिया टू द हैवियर ब्लॉक इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइटर वन, रिड्यूस द वेलोसिटी गेन बाय द सेंटर ऑफ मास। तो ठीक है, तो होगा क्या कि जब यहाँ पर इनिशियली क्या होगा कि ऐसा जब कंप्रेस होगा यहाँ, और कंप्रेस होने के बाद जब उसको फिर पुश करेगा 2 kg को, फिर उसी स्पीड से दोनों जाएंगे, तो उस केस में हमें निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि V सेंटर ऑफ मास के लिए 5 kg वाले का 14 और 2 kg वाले के लिए 0, और टोटल मास कितना हो जाएगा 5 + 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 70/7, तो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसा। तो सेंटर ऑफ मास किस स्पीड से जा रहा होगा, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा। सेकेंड, द सेपरेट वेलोसिटीज ऑफ द टू ब्लॉक्स इन द सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट जस्ट आफ्टर द किक। तो देखिए, तो उसमें क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास कितने से जा रहा होगा, 10 मीटर, जस्ट आफ्टर द किक 10 मीटर पर सेकेंड से, ये बहुत जल्दी से हुआ होगा। तो इन दोनों का वेलोसिटी 5 kg वाले का विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वहाँ से कितना हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ, इसको मैं कह देता हूँ V1 कह देता हूँ 5 kg वाले के लिए, तो कि 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो 14 - 10, यही ना, इसके सेंटर ऑफ मास दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा, तो 4 मीटर पर सेकेंड, ऐसा। तो वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ब्लॉक 2 kg का कितना होगा उसका, तो उसमें तो रेस्ट में था और इसमें यहाँ से 10 की तरफ यहाँ से आया, तो सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू -10, तो -10 मीटर पर सेकेंड से ऐसा दिखाई देगा वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास।
ठीक है, -10 मीटर पर सेकेंड से वो हटता हुआ दिखाई देगा, मतलब सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो वो ऐसा निगेटिव डायरेक्शन में आएगा। तो ये बात समझ में आया दोनों का कि सेंटर ऑफ मास पे अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, मैं हट जाता हूँ। चलिए इसको फटाफट देख लीजिए नेक्स्ट के लिए। इसमें क्या कर रहा है कि 2 blocks of the mass m1 and m2 contact with the wireless stiffness k rest at the smooth horizontal plane as shown in a figure. The block 2 is shifted a small distance x left and the release. Find the velocity of the center of mass system after the block break the wall. ये वॉल कुछ ऐसा है बच्चों, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा दूर बना दिया है, आप इसको ऐसे एज्यूम कर लीजिएगा, पूरे वॉल के साथ है। तो देखिए इसमें मोमेंट कब होगा कि जब ये वाला इस पर अगर थोड़ा एक्स किया होगा तो एक खींचेगा और उसके बाद कुछ वेलोसिटी, मतलब तो पहले तो खींचा और या कुछ इस पर करके छोड़ दिया होगा एक्स से। तो जब इसको खींचा तो इसमें से क्या होगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा हाफ के एक्स स्क्वायर, और जैसे ही छोड़ेगा तो हाफ के एक्स स्क्वायर ऐसा, और जैसे ही छोड़ेगा तो उसमें m2 वाला वेलोसिटी गेन कर लेगा, m2 इंटू वी। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, k बाई m2 का अंडर रूट इंटू एक्स, v का अच्छा वी स्क्वायर, हाँ ऐसा यही होगा। अब देखिए कि जो इसका सेंटर ऑफ मास जो हमें निकालना होगा, तो m1 मतलब फिर वो छोड़ेगा, फिर वो इस वेलोसिटी से तो हो जाएगा, उस समय m1 का वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि उससे बैठ का होगा। और जैसे ही एक बार स्टिफ ने मतलब एक्स कंप्रेस करेगा जितने से, और फिर जब वो छोड़ेगा तो दोनों साथ साथ भागेंगे, मतलब समझ में आया। इसको ऐसे छोड़ा, फिर उसको काइनेटिक एनर्जी ये वापस आएगा, मतलब कुछ वेलोसिटी से, तो एक कंप्रेस होगा, कंप्रेस होने के बाद फिर आगे भागेगा, तो जब आगे भागेगा तो ये भी उसके साथ आगे जाएगा कुछ मोमेंट के बाद। तो हमें सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना है जब वो ब्रेक ऑफ हो रहा होगा। तो वी सेंटर ऑफ मास, तो m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू दिस थिंग इज आपका जो भी वेलोसिटी है v, बाद में लिख लिया जाएगा m1 प्लस m2। तो यहाँ से जब करेंगे m2 और इंटू अंडर रूट ऑफ k अपॉन m2, ये ऐसा हो गया, अपॉन m1 प्लस m2, ऑफकोर्स x भी साथ में वो छूट गया था। तो इसको जब रूट को उधर शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट m2 के इंटू एक्स अपॉन m1 प्लस m2। तो इस तरह का कुछ हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देख लीजिए, तो ये आपका बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो इसको फटाफट लिख लीजिए पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कर रहा है कि द ब्लॉक ऑफ मास m इज कनेक्टेड टू द अनदर ब्लॉक ऑफ मास m इज मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k। द ब्लॉक आर केप्ट ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द ब्लॉक आर एट द रेस्ट and the spring is unstressed when the constant force F is the starting acting on the block of the mass M to pull it. Find the maximum extension in the spring. तो सेम रीजन से फिर से वही होगा क्या कि इसमें जो मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा कि अगर दोनों का मास अलग अलग है तो उसमें दोनों अलग अलग कुछ इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, यही होगा। तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि मान लीजिए कि F फोर्स लगा रहा है, शायद F फोर्स बोला है, वो वहाँ पर लिखा नहीं है, सोन इन फिगर बोल दिया होगा तो नहीं लिखा होगा। ठीक है, कैपिटल फोर्स F लग रहा होगा, तो इन दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों, A इक्वल टू F अपॉन M प्लस M होगा, कैपिटल M प्लस M ऐसा। तो इस पर स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ, मतलब कि ये इतना है, तो M इंटू F अपॉन, ये आप इसको कर सकते हैं M प्लस M, और ये जब खींच रहा होगा तो KX ऐसा होगा एक्सटेंशन, और ये वाला भी पीछे की तरफ होगा, स्मॉल m इंटू एफ अपॉन m प्लस स्मॉल m, और यहाँ से ये आपका kx2 कह लीजिए, kx1 कह लीजिए, इस तरह का ऐसा कुछ बनेगा। तो इसके जो मतलब कि अगर हम इसको कहें कि इसका जो वर्क डन होगा इसमें कि अगर x1 और x2 मूवमेंट अगर हो रहा होगा तो इसके चलते क्या होगा, m इंटू एफ m प्लस स्मॉल m इंटू x1 ऐसा बोल सकते हैं, प्लस इस पे नेट फोर्स कितना आ रहा होगा, कैपिटल मास m इंटू एफ m प्लस स्मॉल m
F माइनस, क्योंकि फाइनली तो उधर ही मूव कर रहा होगा ना ये, इंटू x2 ऐसा। तो इसमें आप देखेंगे तो एम एफ कैंसिल हो गए, फिर वो एक जैसा बन जाएगा स्मॉल एम एफ। तो m इंटू एफ अपॉन कैपिटल मास m प्लस m, इसमें आप देखिएगा तो ये वाला सेम एग्जैक्ट बन जाएगा। तो इंटू x1 प्लस x2 ऐसा होगा। और स्प्रिंग में इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इसमें मैक्सिमम कितना खींचा होगा, x1 सपोज एक खींचा, x2 एक खींचा, तो हाफ x2 स्क्वायर, तो यहाँ से कैंसिल हो गया होगा। तो हम यहाँ से बता सकते हैं क्या, x1 प्लस x2 मैक्सिमम जो आ रहा होगा, तो x1 प्लस x2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ एम एफ अपॉन m प्लस स्मॉल m। ये m1 क्यों आ गया, m1 हटा देते हैं, ऐसा इंटू 2 टाइम्स ऑफ, और यहाँ से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलिए। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन इन दिस इज दैट मच, x1 प्लस x2। ठीक, तो इसको अपना मिनिमाइज करके चाहें तो लिख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों आप लोग को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा, सेल ऑफ इज फायर्ड स्कैनर विद स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। ठीक है भाई, एक ऐसा है हॉरिजेंटल से कैनन फायर किया गया 60 डिग्री पर और 100 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैजेक्टरी सेल एक्सप्लोड इन द 2 इक्वल फ्रैगमेंट, वन ऑफ द फ्रैगमेंट मूव अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अच्छा, एक ऐसा मूव करने लगा, कुछ वेलोसिटी होगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, m 2 इक्वल पार्ट में। तो मान लेते हैं कि ये 2m से गया होगा, तो एक m में इधर हो गया होगा along the negative x direction with a speed of 50 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द अनदर फ्रैगमेंट। ठीक है, तो इसका m से जा रहा है और इसका वेलोसिटी कितना है बच्चों, 50 मीटर पर सेकेंड। तो हम जानते हैं क्या कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो अभी और कभी कभी चेंज नहीं होता इन द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसका जो मोमेंटम होगा इनिशियली इस 2m जब यहाँ पर आया होगा तो कितना होगा, 100 cos 60, और 100 cos 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ, तो कितना बना देगा 50। तो जिसका मोमेंटम अगर इनिशियल अगर कंजर्व करें, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल, देन व्हाट इट विल हैपन, इट इज द 2m इंटू 50, दैट इज देयर इनिशियल मोमेंटम। एंड फाइनल मोमेंटम वुड बी, उसका बोला है कि एक मास 2 इक्वल पार्ट में है तो m में जा रहा होगा और निगेटिव डायरेक्शन में, तो -50 होगा क्या, m इंटू -50। और उसके बाद उसका दूसरे वाले का पूछा है वेलोसिटी, तो m इंटू v, इस तरह का कुछ होगा। क्योंकि जब हाईएस्ट पॉइंट पर आपको अच्छे से पता होगा कि वेलोसिटी का केवल x कंपोनेंट होता है, वेलोसिटी का y कंपोनेंट होता नहीं है, तो इसीलिए कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लग रहा होगा, अंदर से एक्सप्लोजन हुआ है, तो नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, तभी हम मोमेंटम को यहाँ से कंजर्व करा पा रहे हैं। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि m से m अपने घर चले जाएंगे और ये कितना हो जाएगा 100, और इधर से आकर v, तो यहाँ से आप देखेंगे रहे होंगे कि 100 प्लस 50, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 150 मीटर पर सेकेंड से, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा। फिर ये कहीं से ऐसा रफ्तार पकड़ेगा, अगर वहाँ से हो गया होगा, तो अब उस पॉइंट से बोले कि बताओ कि कहाँ पर गिरेगा या सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो वो मज़ेदार बातें होंगे। ये इधर की तरफ जाएगा तो दोनों का हम वहाँ से दिखेंगे कि डिस्टेंस कितना पर होगा, और फिर सेंटर ऑफ मास के लिए करेंगे, वो आगे एक्सटेंशन क्वेश्चन और बन जाएगा। मतलब कि यहाँ से जाने के बाद कहीं और वो गिरेगा, ये वाला इधर और गिरेगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, या कह दे कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कितना किया, वगैरह वगैरह कुछ भी पूछ सकता है। अगर प्रोजेक्टाइल का है तो आप वहाँ से डिस्टेंस निकालिए, इसको यहाँ से डिस्टेंस निकालिए दोनों का, फिर अपना एक पुट करिए, तो और दोनों इक्वल मास पर हैं तो उसका मिड सेंटर पर होगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन था बच्चों, आपको समझ में आया होगा। अगर आया तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद इसमें क्या करा कि सेल इज फायर्ड फ्रॉम द कैनन विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। ठीक है, ऐसा विद द वर्टिकल 30 डिग्री एक ऐसा फिर से फायर कर रहा है। तो ग्राउंड से कितना हुआ बच्चों 60 डिग्री और 100 मीटर पर सेकेंड का रफ्तार पकड़ा है। अब क्या कर रहा है कि एट द हाईएस्ट पॉइंट द ट्रैजेक्टरी द सेल एक्सप्लोड इनटू 2 फ्रैगमेंट ऑन ऑफ द मास इन द रेशियो 1:2। तो यहीं पर कर लेते हैं 3m इनका मास, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर जब आकर एक्सप्लोड हो रहा है
into the two fragment of the mass 1:2 at the lighter fragment moved vertically upward with the speed of 200 मीटर पर सेकेंड। तो 1:2 में है तो m मान लीजिए और 200 मीटर पर सेकेंड से ऐसा मूव किया, ठीक। सो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द हैवियर फ्रैगमेंट एट द टाइम ऑफ द एक्सप्लोजन, तो पता नहीं वो किधर गया, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 200 मीटर पर सेकेंड से गया होगा, तो इन लोग का इनिशियल मोमेंटम अगर यहाँ पर उस समय जब हो रहा होगा तो 3m का, तो x एक्सिस के अराउंड पहले कर लेते हैं। इसमें मोमेंटम मतलब कि दो तरह के वेलोसिटी है ना, क्योंकि वहाँ पर 200 मीटर पर सेकेंड पहले से उसका है, तो कर रखा है। तो 3m इंटू कॉस 60 बिफोर द एक्सप्लोजन, जब हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो 3m इंटू 100 कॉस 60 यही होगा। और फाइनली दूसरे वाले के लिए तो 0 है, m इंटू 0, क्योंकि वो तो अपवर्ड जा रहा है। क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है ना कि द लाइटर फ्रैगमेंट मूव द वर्टिकली अपवर्ड, तो हैवियर वाला 2m इंटू vx कहेंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, हमें नहीं पता कि वो किधर अभी गया है, तो इसीलिए एग्जैक्ट लोकेशन लाने के लिए हमें vx बोलना पड़ेगा कि गया होगा, ठीक है। वो आर्बिट्री कहीं भी जा सकता है ना, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही गया होगा। तो जैसे भी गया होगा तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट, क्योंकि x एक्सिस में उसको करा रहे हैं, तो cos 60 का वैल्यू हाफ, तो 100 से 50 कर गया होगा, और m से m यहाँ से वो निकल गए होंगे, तो 150/2, तो vx का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से 75 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी का y कंपोनेंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पे फिर से एक्सप्लोजन से पहले मोमेंटम जो कंजर्व जैसे यहाँ पर कराया, तो y एक्सिस के लिए देख लेते हैं। तो अब जब हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो हम जानते हैं ना कि वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं होता, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो 3m इंटू 0 कर लेते हैं, और ये भाग रहा है m इंटू 200 से, ठीक है। इनका मोमेंटम तो है y में, और दूसरे वाले का पता करना है, तो यहाँ से क्या कर लेंगे 2m इंटू vy। तो इसको दो इक्वल पार्ट में ऐसा ब्रेक कर लिया, तो अब देखिए 0 m से m हुआ, तो vy का वैल्यू कितना आ जाएगा -100 मीटर पर सेकेंड। आप इसको करेंगे ना 200 इधर और 2 तो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 ही हो गया है पूरा। 3m है बच्चों, 3v नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ y कंपोनेंट यहाँ पर 0 है हाईएस्ट पॉइंट पर। तो vy हो गया, तो 100 मीटर पर सेकेंड निगेटिव डाउनवर्ड जा रहा है, तो नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा v = √vx² + vy² = हमारा ये आ गया कुछ 100 का स्क्वायर + 75 का स्क्वायर, ऐसा। तो उसमें से आप 25 को कॉमन ले लीजिए, तो 25 तो बाहर आ गया, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर इंटू 5, तो आप थोड़ा बहुत अपना भी कैलकुलेशन लगाएंगे तो 125 मीटर पर सेकेंड से उसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज तो था इस तरह के क्वेश्चन, हमने कुछ बताने की कोशिश किया। नेक्स्ट बार में जब हम लोग मिलेंगे तो आपको इसमें कुछ जो इम्पल्स एंड मोमेंटम का कंजर्वेशन सिखाएंगे कि एक्चुअल में जो थ्रस्ट लगा, फोर्स लगा, तो उसके चलते क्या हुआ, जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होने के लिए। तो जितना मुझसे आसान बन पड़ता था इस टॉपिक को समझाने के लिए आपको किया, और ये सब जितने भी आपको क्वेश्चन करे सब एडवांस लेवल के हैं, कोई ना कोई रूप बदल के जरूर आएगा, तो बेसिक है, फंडामेंटल वाले हैं। तो यहाँ से करके पढ़कर देखिए और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ट्राई करिए, डेफिनेटली आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मोमेंटम एंड इम्पल्स के लिए मिलेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो कुछ और क्वेश्चन के साथ एनकाउंटर करेंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम।